हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट। ये जो मैंने ऊपर आपके लिए सिलेबस लगाया है देख रहे होंगे आप लोग। ये जो सिलेबस है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हिसाब से ही है। एनसीईआरटी का सिलेबस है आपका। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 में प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, एसी धारा एवं वोल्टता का घूर्णी सदिश द्वारा निरूपण। इट मीन्स कला समंजक या फेजर डायग्राम का नाम आपने सुना होगा। प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, एसी परिपथों में शक्ति गुणांक ट्रांसफार्मर। लास्ट टॉपिक क्या है, ट्रांसफार्मर। यह आपको इंग्लिश में भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। ओके, सो बात करते हैं अपन। सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा क्या है। वह धारा जिसकी दिशा एक निश्चित समय के पश्चात परिवर्तित होती है। एक बार आप देख रहे हो पॉजिटिव में जा रही, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, से बार बार फ्लैक्चुएट होती रहती है टाइम के साथ में। इन ऐसी करंट जो टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज करती रहे बार बार, वो कौन सी धारा होती है, प्रत्यावर्ती या अल्टरनेटिंग करंट। ओके, दिष्ट धारा की बात अपन आगे करेंगे थोड़ा। प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण है वो इस प्रकार से दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं किस प्रकार की वेव है, एक साइन वेव है, तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो साइन के फंक्शन के फॉर्म में ही बनेगा। तो आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। आई का मतलब है प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान, और आई नोट का मतलब है ये धारा का अधिकतम शिखर मान है। अधिकतम बोल दो चाहे शिखर बोल दो, एक ही बात है। ओमेगा का मतलब कोणीय आवर्ती, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ओमेगा की इक्वल होता है 2 पाई एफ। एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू एफ। यहाँ से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो 1 अपॉन फ्रिक्वेंसी 2 पाई अपॉन ओमेगा। नेक्स्ट, दिष्ट धारा। वह धारा जिसकी दिशा निश्चित होती है। इट मीन्स ये टाइम के साथ में नहीं बदलती है दोस्त, ये ऐसे ही रहने वाली है टाइम के साथ में कांस्टेंट। चाहे तो आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपके पास इसका ग्राफ बन जाएगा इस प्रकार से। ये करंट और ये टाइम, या आप कह सकते हैं इधर टाइम ले लीजिए और इधर करंट ले लीजिए। तो दिष्ट धारा का जो ग्राफ है वो इस प्रकार बनने वाला है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा के मान आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसका इक्वेशन हो गया। अब मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि जो इनिशियल फेज एंगल है फाई वो 0 है, फाई इक्वल टू 0। तो आई बराबर कितना आएगा, आई नोट साइन ओमेगा टी। अब देखो, जनरली मैं रिजल्ट की बात करूँ, मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ। एक बार चैप्टर का ब्रीफ मिल जाएगा आपको, जिसके अंदर इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, 0 होता है। एक पूरा चक्र की अगर बात करें तो औसत मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है देखो मैं बताता हूँ। उसी डायग्राम में पीछे चलते हैं। क्योंकि हाफ राउंड यहाँ तक हो जाएगा, हाफ साइकिल, तो यहाँ तक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और आधे हाफ साइकिल में नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो एक 1 साइकिल के अंदर औसत वैल्यू कितनी आएगी, 0 आने वाली है प्रत्यावर्ती वोल्टता की यहाँ पर, या प्रत्यावर्ती धारा की। आधे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो आता है वो 2 आई नोट अपॉन पाई आता है, जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। आगे मैं फिर आपको एक ब्रीफ लेक्चर लेके आऊँगा, यानी पूरा डिटेल लेक्चर लेके आऊँगा इसका, इसमें पूरे डेरिवेशन भी आपको करवाऊँगा। 2 आई नोट अपॉन पाई। वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, IRMS का जो वैल्यू आता है अंडर रूट आई स्क्वायर का बार लगाएंगे, इस प्रकार से इसको लिखते हैं IRMS को। इसका जो वैल्यू आता है आई नोट अपॉन रूट 2 आता है, ये भी डेरिवेशन करना पड़ता है। और इसका जो वैल्यू आता है 0.707 आई नोट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 अपॉन जो रूट 2 है ना, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.707 ही आता है। आई नोट इसके मल्टीप्लाई में है, तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ज्यावक्रीय राशि का कला समंजक आरेख, जिसे हम फेजर डायग्राम बोलते हैं। बच्चों को काफ़ी डर लगता है इससे, एक्चुअल में है कुछ नहीं। फेजर डायग्राम एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, किसी मैथमेटिकल इक्वेशन को एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट जो करने का तरीका है उसे हम फेजर डायग्राम कर देते हैं। ओके,
सपोज करिए कि आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस 5 हमारे पास एक इक्वेशन है। इसमें आई नोट का ध्यान रखना, आई नोट रेखा का क्या होता है, परिमाण होता है इस रेखा का, लाइन का। और ये जो पूरा आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का ये वाला, ये संदर्भ रेखा से कोण है। रेफरेंस लाइन आपको लेनी पड़ेगी यहाँ पर, जहाँ से आप कोण में एंगल मेजर करेंगे। तो मैंने ये रेफरेंस लाइन ले ली, एक संदर्भ रेखा ले ली ये वाली, और ओमेगा टी प्लस 5 ये एंगल देख रहे हैं, ओमेगा टी प्लस 5 इतना एंगल ऊपर जाएगा। तो ये जो लाइन है ये आई नोट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, ये आई नोट के परिमाण को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन ये वाली। और ये हो गया एंगल ओमेगा टी प्लस 5। ये कहाँ से बन रहा है, संदर्भ रेखा से। तो ये जो टोटल रिप्रेजेंटेशन है तो इस इक्वेशन का ही तो रिप्रेजेंटेशन है। चाहे आप ये इक्वेशन लिख दो, चाहे इसको ग्राफ के फॉर्म में लिख दो, एक ही बात है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आई इक्वल टू 5 साइन 60 आ गया, मान लो आई इक्वल टू क्या आ गया, 5 साइन 60। तो आप देखोगे कि संदर्भ रेखा से जो कोण है वो 60 है। तो ये संदर्भ रेखा ही तो होती है, संदर्भ रेखा, संदर्भ रेखा से कोण 60 का है और मैग्नीट्यूड कितना है 5। इस ग्राफ से कंपेयर कर लो, ये फेजर डायग्राम आपने बना दिया और क्या है, ठीक है। ये आपके पास फेजर डायग्राम हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता। प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो इक्वेशन है वो होता है v इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। ओके, एक पूर्ण चक्र के लिए, अर्ध चक्र के लिए, हम सब के लिए कैलकुलेट करेंगे तो पूर्ण चक्र के लिए अगर औसत मान देखें तो 0 आता है, और अर्ध चक्र के लिए देखें तो 2v नोट अपॉन पाई आता है। और वहाँ क्या आया था करंट के लिए, 2i नोट अपॉन पाई आ गया था बस। और वी आर एम एस, वहाँ आई आर एम एस आया था आई नोट अपॉन रूट 2, तो वी आर एम एस क्या हो जाएगा, वी नोट अपॉन रूट 2। सेम थ्योरी है, आप अच्छे से याद कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उनके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला याद होने चाहिए आपको, डेरिवेशन आपके वहाँ यूज ही नहीं आने हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्रतिरोध पर एसी वोल्टता, सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं प्रतिरोध पर एसी वोल्टता। रेजिस्टेंस के ऊपर हम एसी वोल्टता देख रहे हैं। तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस हमने लगाया और ये हमने एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पर लगा दिया, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत, और यहाँ से करंट जो है आई इसके अंदर सर्किट में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो परिपथ में अगर मैं बात करूँ तो पूरा का पूरा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो यहीं हो जाएगा। कितना हो जाएगा, v इक्वल टू आई आर के इक्वल, और जबकि v इक्वल टू ये है तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई आर। तो आई आर के बराबर हो जाएगा v नोट साइन ओमेगा टी। तो ये पूरा पूरा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होने लग गया है। तो ये v नोट साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर, ठीक है। यहाँ से आई का वैल्यू निकालो तो यहाँ से जो r है वो इधर आएगा, तो v नोट अपॉन आर बन जाएगा साइन ओमेगा टी। मैं v नोट अपॉन आर को कुछ कंसिडर कर लेता हूँ। आई नोट मैंने कंसिडर किया है, धारा का शिखर मान है, तो आई बराबर क्या बन गया, आई नोट साइन ओमेगा टी, तथा v बराबर क्या होता है, v नोट साइन ओमेगा टी। तो अब दोनों इक्वेशन में क्या देख पा रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन में आप ये देख पा रहे हैं कि साइन के अंदर जो एंगल आ रहा है ओमेगा टी वो सेम है दोनों में। इट मीन्स कोई कला में अंतर नहीं है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। समझ में आई बात। तो लाइन ये लिखी मैंने, अतः आई व वी में कलांतर शून्य है। तो क्वेश्चन आता है कि जब प्रतिरोध पर एसी वोल्टता लगाते हैं तो कला में कितना अंतर आता है वोल्टेज और करंट के मध्य। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं मिलेगा, कलांतर हमें नहीं मिलेगा, फाई का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है, जो कि आप देख भी पा रहे हैं, रटने की बात ही नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ तक बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ v इक्वल टू वी नोट के ग्राफ की। आपने देखा v इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी का ग्राफ ऐसा ही बनने वाला है, यानी साइन का ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा। तो मैक्सिमम वी नोट की वैल्यू है इसका जो मैक्सिमम वैल्यू वी नोट है वोल्टेज का, तो मैक्सिमम आ गया। अब यहाँ पर जो रेड कलर वाला ग्राफ आप देख पा रहे हैं वो किसका ग्राफ है, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी का ग्राफ है। तो आपको एक बात यहाँ समझ में आनी चाहिए
कि रेड कलर का जो ग्राफ है इट मीन्स करंट का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा अंदर, देखो क्या हो गया है, अंदर शिफ्ट हो गया है, यानी आई नोट का वैल्यू कम है, वी नोट का वैल्यू ज़्यादा है। ये ग्राफ यही शो कर रहा है, जो कि आप इस इक्वेशन से देख भी सकते हैं। आई नोट का वैल्यू तो कम ही होना है, क्योंकि रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो है। तो अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ये बढ़ेगा, कुछ भी मान लो, तो इसमें डिवाइड दोगे आप तो आई नोट तो कम ही हो जाएगा ना। ठीक है, तो आई नोट का वैल्यू थोड़ा कम रहने वाला है, दैट मीन्स ये शिफ्टिंग हो गया अंदर के अंदर, और वी नोट का वैल्यू ज़्यादा है। तो ये ग्राफ इसका रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं, आई और वी, यहाँ पर आई नोट का यानी वी और आई का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फेजर आरेख। इसका फेजर डायग्राम देखते हैं अपन। फेजर डायग्राम भी वैसा ही है, इसी ग्राफ से आप बना सकते हैं। आपको पता है आई नोट का वैल्यू तो कम है, तो आई नोट का मैग्नीट्यूड जो लाइन का आएगा वो कम आएगा, यहाँ तक ही आई नोट, और वी नोट का लाइन पूरा कंप्लीट यहाँ तक है। ध्यान से डायग्राम को देखो जो मैं आपको समझा पा रहा हूँ, है ना। तो ये टोटल वी नोट है यहाँ तक तो, और यहाँ तक आई नोट है। आई नोट का वैल्यू तो यहाँ तक रह गया, वी नोट ऊपर जाएगा, और एंगल ओमेगा टी क्या हो गया, ये संदर्भ रेखा से कोण हो गया, संदर्भ रेखा से कोण। तो इसका फेजर डायग्राम आपने बना दिया ये वाला। ठीक है, चलें नेक्स्ट आगे बात करते हैं शक्ति, पावर की बात करते हैं अपन। पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे? पावर कैलकुलेट करने के लिए P इज इक्वल टू वी आई फॉर्मूला होता है हमारे पास। P इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी और आई नोट साइन ओमेगा टी। वी नोट साइन ओमेगा टी और आई नोट साइन ओमेगा टी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई नोट वी नोट, और साइन ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, अगर मैं एवरेज वैल्यू लेता हूँ इसकी, तो मेरे पास आएगा आई नोट वी नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज, क्योंकि कांस्टेंट है ये, तो कांस्टेंट का एवरेज कांस्टेंट ही होता है। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू आता है, अगर हम इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 इसका एवरेज आता है। कितना आता है? 1/2। तो आंसर आ जाएगा, एवरेज पावर कितनी आ जाएगी? 1/2 आई नोट वी नोट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब प्रतिरोध पर ऐसी वोल्ट हम लगा रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पर पावर का वैल्यू जो आने वाला है वो आई नोट वी नोट अपॉन 2 आने वाला है। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ पी नोट बाई 2 भी कह सकता हूँ इसको। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको थोड़ा सा फॉर्मूले से हम छेड़छाड़ करते हैं। क्या छेड़छाड़ करते हैं? देखो, मैं इसको लिख सकता हूँ आपके सामने, इस 2 को, नीचे वाले 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 इंटू √2। तो आई नोट अपॉन √2 और वी नोट अपॉन √2 ऐसा लिख सकता हूँ। और आई नोट अपॉन √2 आपने अभी देखा था, ये होता है IRMS, और वी नोट अपॉन √2 होता है VRMS। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज पावर के इक्वल आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलें नेक्स्ट बात करें, आगे बात करते हैं। क्वेश्चंस हैं, एक एसी आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्टेज है, तो RMS वोल्टता कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 1। करें क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एसी आपूर्ति का शिखर मान दे रखा है आपको, तो RMS वोल्टेज आपसे पूछा है उन्होंने। तो आपको जब वोल्टेज पूछ रहा है तो शिखर वोल्टेज दे रखा है उन्होंने, तो वी नोट कितना दे रखा है? 300 वोल्टेज, और आपसे पूछ रहा है RMS वोल्ट का, यानी VRMS। पहले क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। तो VRMS कितना हो जाएगा? वी नोट अपॉन √2, अभी फॉर्मूला देखा था आपने, तो 300 अपॉन √2, और आई थिंक कितना हो जाएगा ये? आगे सोल्व कर सकते हो आप इसको, चाहो तो आप इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, और करना चाहो तो कर लो। ये हो जाएगा 150 और √2। ठीक है, ऐसा भी आप सोल्व कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एसी परिपथ में धारा का RMS मान दे रखा है, यानी IRMS आपको दिया हुआ है कितना? 10 एम्पियर, और शिखर धारा पूछा गया आपसे आई नोट। अभी अपने देखा कि IRMS का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई नोट अपॉन √2, ये होता है। यहाँ से आपको चाहिए आई नोट, तो ये हो जाएगा IRMS इंटू √2, तो ये आ जाएगा 10√2। IRMS की वैल्यू रख दो यहाँ पर, हो गया।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक 100 ओम का प्रतिरोध है, 220 वोल्ट सप्लाई इसको दी जा रही है, 50 हर्ट्ज यहाँ पे आवृत्ति से संयोजित है। तो क्वेश्चन नंबर है, परिपथ में धारा का आरएमएस मान बताइए, एक पूर्ण चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होगी। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, होमवर्क आपके लिए दिया जा रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग खुद करेंगे इसको। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक है प्रेरक पर एसी वोल्टता। प्रेरक पर एसी वोल्टता का मतलब कि इंडक्टर हम ले रहे हैं और इंडक्टर के ऊपर हम एसी वोल्टता की बात कर रहे हैं। हम अलग अलग एलिमेंट लेते जाएंगे, इस चैप्टर का खेल यही है। सबसे पहले आपको प्रतिरोध पे लगाना है, फिर प्रेरक पे लगाना है, फिर कैपेसिटर यानी संधारित्र पे लगाना है, फिर तीनों को एलसीआर सर्किट में कनेक्ट करना है, तीनों एल और सी और आर को सबको कनेक्ट कर देना है, और यही वोल्टेज और करंट के बीच के अंदर आपको यहाँ पे स्टडी करना है। और कोई बड़ा तोप नहीं है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। एकदम इजी चैप्टर है, अगर आप इसको इजी वे में लेंगे तो आराम से अच्छी तरह से समझ में आने वाली चीज़ है ना, ज़्यादा दिक्कत करनी नहीं है आपको। प्रेरक पर एसी वोल्टता दे रहे हैं अपन, तो V बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी, जैसे यहाँ पर देंगे हम सर्किट को, तो इस यहाँ पर ही क्या होगा, वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो आप किरचॉफ लॉ भी लगा सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, फेराडे का लॉ लगता है इसमें, क्योंकि फ्लक्स में चेंजेज आएगा। तो फेराडे का लॉ क्या कहता है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो हो जाता है E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये फेराडे के लॉ से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब दोनों को इक्वल करेंगे तो ऐसा होगा, वी नोट साइन ओमेगा टी एल डी आई बाई डी टी। इसको इधर लाएंगे तो माइनस वाई भी हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं, चाहिए लिख लो, एक ही बात है। यहाँ से आप लोग डी आई निकालो, डी आई बराबर क्या हो गया, वी नोट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। ये थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना होगा। अगर मैं इसका कंप्लीट का इंटीग्रेशन करूंगा, क्योंकि मुझे आई चाहिए तो इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा मुझे, तो आई इक्वल टू माइनस वी नोट अपॉन एल ओमेगा, अगर साइन का हो जाता है कोस ओमेगा टी, ठीक है। और कोस फिर ओमेगा टी का और करेंगे तो ओमेगा नीचे आ जाएगा। वी नोट अपॉन एल ओमेगा यहाँ पर आ रहा है, इसको मैं कुछ मान लूंगा, कंसिडर कर लूंगा आई नोट। आई नोट मैंने कंसिडर किया है, तो आई बराबर वी नोट अपॉन एल ओमेगा साइन, इसको कोस ओमेगा टी को मैंने चेंज कर दिया है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, माइनस भी मैंने अंदर ले लिया है। आप इसको जब ओपन करेंगे तो आपको ऊपर वाला फॉर्म ही मिलने वाला है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का मैंने फॉर्मूला यूज किया है, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और V बराबर हमने क्या सप्लाई दिया था, V बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी, जबकि हमें करंट मिल रहा है ये। तो आप देखो इस बार एंगल सेम नहीं मिल रहा हमारे को, जैसे हमें प्रतिरोध में मिला था। तो इस बार कला का अंतर आ गया, फेज का डिफरेंस आ गया दोनों में। और कितना फेज डिफरेंस आ रहा है, पाई बाई टू का, ठीक है ना, पाई बाई टू का फेज डिफरेंस आ गया। अतः धारा आई और वोल्टता V जो है, धारा आई जो है वोल्टता से कितना पीछे है, पाई बाई टू पीछे है। धारा में देखो पाई बाई टू माइनस हो रहा है ना, तो इसका मतलब वोल्टता से कितना पीछे हो गई है धारा, सॉरी धारा जो है वोल्टता से पाई बाई टू पीछे हो गई है। इट मीन्स फेज डिफरेंस यानी कलांतर जो है पाई बाई टू का आने वाला है, ठीक है ना। ओके, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन। तो ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर में जो ग्राफ देख पा रहे हैं, ये वाला, यह है वी नोट का यानी वी का ग्राफ है। और वी का ग्राफ तो जनरली वैसा ही बनना है क्योंकि साइन का ग्राफ है, तो ये आएगा वी नोट के फॉर्म में, ऐसे मैक्सिमम वैल्यू वी नोट है। तो ये हमारे पास वी नोट का ग्राफ आ गया। अब देखो साइन, ये इसका ग्राफ देखना आप, वी बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी का तुमने बना दिया। अब आई वाला ग्राफ देखो, यहाँ पे आई वाला ग्राफ फिर से देखो नीचे आ रहा है थोड़ा, अब देख पा रहे हैं ना, ये ग्राफ नीचे शिफ्ट हो गया। इसका रीजन यही है, देखो यहाँ पर कि आई नोट फिर से क्या है, कम है वी नोट से। यहाँ से आप देख सकते हो, जो मैंने पहले आपको समझा दिया है। इस बार ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा ये वाला, क्यों, क्योंकि कितना पीछे है, पाई बाई टू पीछे है। पाई बाई टू का फेज डिफरेंस आएगा तो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये पूरा ग्राफ तो ऐसे बनता है, तो यहाँ पर पाई बाई टू तो होता है, तो ये पाई बाई टू पीछे चल रहा है इससे, देखो करंट का भी ग्राफ है ना, तो करंट वोल्टेज से पाई बाई टू पीछे रहेगा। ओके, तो
तो यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। अगला बात करते हैं फेजर डायग्राम की। तो फेजर डायग्राम कैसे बनाना है, ये संदर्भ रेखा हो गई। संदर्भ रेखा से कोण बनाना ओमेगा टी वी नोट का, और वी नोट ज्यादा है आई नोट से, तो वी नोट का लाइन बड़ा होगा, आई नोट का लाइन छोटा होगा। दोनों के बीच एंगल कितना है, पाई/2 का। पाई/2 का फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो ये पाई/2 का फेज डिफरेंस हो गया, और ये आई नोट यहाँ पे लाइन हो गई। ये दोनों को हमने फेजर डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पे समझा दिया है आपको। ओके, अब हम बात करते हैं पावर निकालने की। शक्ति P बराबर वी आई, तो P बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी और माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी। आई का वैल्यू हमारे पास आ गया, दोनों को पुट किया, सोल्व किया, माइनस आई नोट वी नोट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, और आई नोट का वैल्यू क्या है, वी नोट अपॉन ओमेगा एल। ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर हो गई, इनका जो एवरेज वैल्यू 0 हो गया। तो एवरेज पावर कितना आ गया, जो यहाँ पर एवरेज पावर आने वाला है वो है 0, 0 हो गया, ठीक है। आई नोट बराबर होता है वी नोट अपॉन ओमेगा एल, या नीचे देखो ओमेगा एल किसका वर्क कर रहा है बताओ। जिस प्रकार से एक प्रतिरोधी परिपथ में हम ओम के नियम से देखते हैं आई बराबर होता है वी अपॉन आर, होता है कि नहीं। तो नीचे रेजिस्टेंस आता है। प्रतिरोधी परिपथ की बात करें अगर आई बराबर वी अपॉन आर होता है हमारे पास, तो नीचे रेजिस्टेंस आता है। तो यहाँ भी देखो आई बराबर वी अपॉन आर, ये नीचे क्या आ रहा है, ये रेजिस्टेंस ही हो गया, एक तरह से प्रतिघात हो गया, एक तरह से प्रेरकीय प्रतिघात हम इसको बोलेंगे, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, तो एक्सेल से इसको डिनोट करेंगे, एक्सेल बराबर ओमेगा है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, यह मात्रक एवं प्रवृत्ति में प्रतिरोध जैसा ही है, जैसा काम प्रतिरोध करता है वैसा काम ये करता है। यहाँ पर एक्सेल किसके समानुपाती हो गया, ओमेगा के। अगर एल को कांस्टेंट हम मान रहे हैं तो इंडक्टर को, उसके इंडक्टेंस को, ठीक है। और हमारे पास जो है एक्सेल बराबर 2 पाई एफ एल भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ रख दी, तो 2 पाई एफ इंटू एल। तो एक्सेल किसके समानुपाती हो गया, एफ के भी क्या हो गया समानुपाती, यानी आवर्ती के समानुपाती। इनका ग्राफ समानुपाती का स्ट्रेट लाइन आता है, जो कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा सा। जब प्रेरक में दिष्ट धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रेरकीय प्रतिघात 0 होता है, क्योंकि एफ क्या हो जाएगा 0। यानी हम इंडक्टर के अंदर अगर डीसी वोल्टेज या डीसी करंट वहां पर प्रवाहित करवाएंगे तो प्रेरकीय जो प्रतिघात है वो 0 होगा। इट मीन्स वो उसको जाने देगा, उसका कोई विरोध नहीं करेगा इंडक्टर डीसी करंट के लिए, समझ गए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 है। डीसी करंट की कोई फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, वो तो कांस्टेंट लाइन होती है, कांस्टेंट करंट होती है, टाइम के साथ वेरी नहीं करती है। सो हम कह सकते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो उसके लिए प्रेरकीय प्रतिघात 0 हो जाएगा, और करंट के लिए कोई प्रतिरोध उत्पन्न वहां पर नहीं होगा, इसलिए उसके लिए वो एक तरह से उस करंट को पास होने देगा, उसका कोई विरोध नहीं करेगा। जबकि प्रेरक प्रत्यावर्ती धारा का विरोध करता है, जो इंडक्टर है वो प्रत्यावर्ती धारा का क्या करता है, विरोध करता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी की तो वहां पर प्रेरणिकीय प्रतिघात उत्पन्न होगा, जिससे करंट को जाने में आसानी नहीं होगी, ठीक है। आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे संधारित्र पर एसी वोल्ट तार। ओके, ओके, बाय बाय, थैंक यू लेक्चर को देखने के लिए।